प्रोग्राम व्यूज मेकर्स, मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, मामला यह है कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात एक बार फिर नए मोड़ पर आ गए हैं। अमरीकी सेनेट में अफगानिस्तान दहशतगर्दी निगरानी और एहतसाब एक्ट पेश किया गया। खारजा ताल्लुकात कमेटी के रुकन सेनेटर जन की तरफ से मुतारिफ करवाए गए बिल पर 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स के दस्तखत मौजूद हैं। बिल में अफगान तालिबान और उनकी मदद करने वाली हुकूमतों बिलखुसूस पाकिस्तान पर पाबंदी का मुतालबा किया गया है। अमरीकी इंतजामिया से सकूत काबुल से पहले और बाद में अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मुबैना किरदार की पहली जायजा रिपोर्ट 180 दिनों में यानी 6 महीने में पेश करने का कहा गया है। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान से मुतालिक बिल खतरे की घंटी, पाकिस्तान को आलमी सतह पर किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, ये आज का पहला सवाल। और इस पर डिस्कशन के लिए जो पैनल हमारे साथ मौजूद है, तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, जुनैरा अजहर हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं अमीर अब्बास, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC, अमरीकी सेनेट में बिल पेश हुआ है, क्यों ब्लेम गेम चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की है 2001 से 2020 तक, जबकि पाकिस्तान अमरीका का इत्तेहादी रहा है जंग जो अमरीका कर रहा था दहशतगर्दी के खिलाफ। उसमें वो पुराना मिसरा एक बहुत, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। अमरीका हमारे साथ यही करता रहा है, कोई नई बात नहीं है, यही करता रहा है। हम उसके बगदाद पैक्ट में हम उसके इत्तेहादी थे, उसके बाद हम इत्तेहादी रहे, हम अल-कायदा को सपोर्ट करने में उसके इत्तेहादी रहे, हम सोवियत यूनियन को तोड़ने में उसके इत्तेहादी रहे, हम 9/11 के बाद उसके इत्तेहादी रहे। कहाँ कहाँ हमने उसका साथ नहीं दिया, कहाँ कहाँ हमने उसका बेल आउट नहीं किया। इम्पॉर्टेंट बात ये कि हमने अमेरिका को बहुत मौके पर बेल आउट किया। हर बार हमसे कहा गया अब हम आपकी दोस्ती ऐसी पक्की दोस्ती है कि अब तो कोई इसको हिला नहीं सकता। हर बार कहा गया और हर बार धोखा दिया गया, हर बार पीठ पे खंजर मारा गया, हर बार हमारे खिलाफ लॉबिंग हुई, पॉलिसीज़ बनी, हर बार हम पे पाबंदियाँ लगी, हम पे सैंक्शंस लगी, हम पर मुख्तलिफ अंदाज से हम पर दबाव डाले गए कि हम एक पड़ोसी मुल्क की बालादस्ती कबूल कर लें। हम पे दबाव डाला गया कि हम अफ़गानिस्तान में वो करें जो वो चाहते हैं, जबकि हमारी अपनी पॉलिसियाँ हैं। हमने अपनी पॉलिसीज़ के तहत अपने उसमें हमसे गलतियाँ बहुत हुई हैं। मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ, हमसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। हमने साथ दिया अमेरिका का, सबसे बड़ी गलती ये है हमने अमेरिका का साथ दिया बहुत से मौके पर। एक गलती ये, दूसरी गलती ये कि हम एक बार डसे जाने के बाद बार बार हमको डसा गया और हमसे कहा गया था कि मोमिन को एक सुराख से दोबारा डसा नहीं जाता। चुनांचे जब भी ये वापस गए, हमारा इत्तेहाद तोड़ के, हमसे राब्ते तोड़ कर, तो हम पे पाबंदी लगा दी। हिस्ट्री के अंदर है, तारीख में, और ये मौजूद है। ये जो बिल है, ये मैं इसको संजीदा यूं ले रहा हूँ कि ये 22 लोगों का, 22 सेनेटर्स का बिल है। बहुत तफसीली और बहुत ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड बिल है ये। इसमें इनपुट बहुत ज़्यादा है। ये हमें नहीं है कि खुर्रम शीर ज़मान या आज़म स्वाति ने खड़े होकर पेश कर दिया हो। ये बहुत टेक्निकल बिल है। इसको अगर आप पढ़ें आप तो आपको अंदाज़ा होगा कितना इन डेप्थ है, कितना बड़ा इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं वो, कितनी बड़ी टास्क फोर्स मांग रहे हैं वो, किस तरह उन्होंने सफ़र नंबर 25 के पैराग्राफ नंबर 16 में पाकिस्तान का नाम लिया है। ऊपर के हिस्सों में अगर आप जाएँ ना तो नाम नहीं है, लेकिन उसमें भी हमारा ही जिक्र खैर है। और पैराग्राफ 16 पेज 25 पे तो नाम लेके उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान समेत हर उस मुल्क के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए जिसने तालिबान की हिमायत की हो 2011 से 2020 तक। ये एक मुझे लगता है कि मुस्तक़बिल का नक्शा आपके सामने है। डेमोक्रेट्स अभी बोले नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मुखालफत भी नहीं की है। और अभी देखते हैं कि बिल पेश अभी होगा तो क्या पेश हो सकता है। बिल मेरे ख्याल है पेश हो जाएगा, इस पर डिबेट भी होगी, इसमें अमेंडमेंट भी आएंगी। देखते हैं अमेंडमेंट किस तरह की आती हैं और डेमोक्रेट्स का रवैया क्या होता है। खतरे की घंटी है, आई एग्री। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, सभी जानते हैं कि ये कभी भी पाकिस्तान की जंग नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद 80,000 जानें हमारी गईं।
फिर भी जायजा जो है वो हमारा ही लिया जा रहा है। आपके ख्याल में क्यों पाक अमेरिका ताल्लुकात जो हैं वो इस मोड़ पर पहुंचे हैं? देखें शाइस्ता, बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड, अमेरिकन की हमेशा से आदत है कि दे पुट देयर फेलियर्स ऑन अदर्स। पाकिस्तान को स्केपगोट बनाना चाहते हैं। दे हैव लॉट ऑफ प्रेशर इन यूएस पब्लिक की तरफ से कि जी आपने क्या किया, क्या हासिल किया। जनरल मिली ने खुद एक्सेप्ट किया कि हमें डिफीट हुई है एंड इट वाज वेरी डिसऑर्डरली विथड्रॉ जो हमने किया, वो बात हुई। ही रिकमेंडेड कि हमें अबाउट 2.5 ट्रूप छोड़ने चाहिए, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं माना। और जिस तरीके से विथड्रॉ किया, मेरे ख्याल में भूटान और नेपाल की आर्मी भी ऐसे विथड्रॉ नहीं करती। आई एम फ्रॉम आर्मी एंड आई अंडरस्टैंड कैसे ऑर्डरली विथड्रॉ किया जाता है। एक तो ये बात है। सेकेंड ये कि देखें, बात ये कि दे हैव नो रीजंस, ये सिर्फ पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहे हैं। पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम एज ए न्यूक्लियर सॉवरेन स्टेट बिहेव करना शुरू किया है। हमेशा हम इनकी हर बात में आ जाते थे। फर्स्ट टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कह दिया एब्सोल्युटली नॉट मीन्स कि हम आपको लड़ाई में सपोर्ट नहीं करेंगे। वी डोंट वांट कि हम आपको अपनी एयर स्पेस दें, ग्राउंड स्पेस दें, दोनों अटैक के लिए जगह दें। दीज आर द फैक्टर्स कि वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। बट दे डोंट रियलाइज वन थिंग, रियलाइज ये नहीं कर रहे हैं कि नाउ पाकिस्तान डिफरेंट ऑप्शंस एंड पाकिस्तान इज लोकेटेड ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग जियोस्ट्रेटिक लोकेशन, जिसको इवन अमेरिका ने आज तक अबंडन नहीं किया और ना भी कर सकता है। एक तो ये बात है, एज लॉन्ग एज हम गिव अप ना करें एंड वी डोंट गो डाउन। थर्ड बात ये है कि न्यू ब्लॉक्स आर इमर्जिंग। अमेरिका ने देखे अभी क्वाड ग्रुप बनाया जिसमें अमेरिका है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया। देन अगेन दे गॉट अ इंडो पैसिफिक ब्लॉक जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस है, जो वो है, ऑस्ट्रेलिया, वो भी झगड़े हो रहे हैं। सो वी हैव नाउ ऑप्शंस। हमारे पास इस वक्त ब्लॉक में रशिया भी है, इस पूरा सेंट्रल एशिया है, चाइना है, ईरान है, टर्की है, मे बी इंडोनेशिया, मलेशिया। सो वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शन। प्रॉब्लम ये है कि दे डोंट वांट टू सी पाकिस्तान बिकमिंग अ इकोनॉमिकली प्रॉस्पर कंट्री। अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाता है 2-3 महीने में, मीन्स हमें सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी हो जाती है बलूचिस्तान के थ्रू गवादर को, चाइना का रोड बोल्ट इनिशिएटिव बन जाता है, हमारा बलूचिस्तान पुरसकून हो जाता है बिकॉज इंडियन आर कट ऑफ फ्रॉम देयर, और वो उनकी सरजमीन अब इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हमारा गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाता है एंड वी आर ऑन द रोड टू प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। साथ पूरा सेंट्रल एशिया जो ब्लॉक हुआ है वो भी निकल जाएगा। ये इश्यूज हैं वो हमें ब्लैक करना चाहते हैं। वी हैव टू टेक स्टैंड नाउ। आई थिंक इज द टाइम कि पाकिस्तान को, जैसे हम अब पहली दफा बिहेव कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इस्लामिक सॉवरेन कंट्री, तो हमें इस पे स्टैंड करना चाहिए। राइट, यस, वी मस्ट रिमेन एंगेज विद यूएसए। वी मस्ट टेल देम कि हमने क्या नुकसान उठाया है। $150 बिलियन का हमने लॉस किया है। हमने वहाँ पर अपने 80,000 लोग सिविलियन शहीद किए हुए हैं। हमें 3 मिलियन हमने रिफ्यूजीज लिए हुए हैं। हमें अमेरिकन इंडियन ने क्या प्रॉब्लम्स की हैं। वी हैव रियली सफर्ड अ लॉट इन टेररिज्म। हमारी प्रोफेशनल आर्मी ने इधर अगर कंट्रोल ना करती तो हमारा भी हाल इराक की तरह, सीरिया की तरह, लिबिया की तरह होता कि वहाँ पर ये कामयाब हो जाते, अपनी मर्जी की हुकूमत बना लेते। यही वो चाहते हैं। तो पाकिस्तान की प्रोफेशनल फौज ने ये मीन्स उनको ये डिनाई किया, दे डिफीटेड देयर नैरेटिव। सो आई थिंक दीज आर द फैक्टर्स एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक, मुज़म्मिल साहब, आपके ख्याल में आज जहां पर पाकिस्तान खड़ा है, जहां पर पोजीशन खासी ऑकवर्ड कर दी है, जो बिल पेश किया जाएगा, तो आपके ख्याल में क्या उसकी वजह यही है कि हम बार बार अफगानिस्तान को, तालिबान को जो है वो मुकदमा लड़ते हैं, उनका दिफा करते हैं, उनसे हमदर्दी जताते हैं? समझ नहीं आ रही है। हम तो फैसिलिटेटर थे इस बातचीत के। हमने तो अमेरिका और तालिबान की सुलह कराई थी। मुझे तो नहीं समझ आ रही क्या नैरेटिव बता। मेरा मतलब है कि जब वो अमेरिका हमारे पाँव में पड़ के हमें कह रहा था कि तालिबान से सुलह कराएं, तो हमने अमेरिका से एज अ न्यूक्लियर और एज अ सोवरन और एज अ पावरफुल स्टेट ये बात भी ना की कि अगर हम आपका ये काम करेंगे तो आप आइंदा हमारे साथ ऐसे नहीं करेंगे। हमने मुफ्त में ही सारी, मेरा मतलब है, फैसिलिटेशन और रेटिफिकेशन और सब कुछ मुफ्त में करके, जी हजूरी करके, तो आज जब वो आंख दिखा रहे हैं तो हम कह रहे हैं हम बड़े सोवरेन स्टेट है। ये महीना पहले तक हम उनके फौजियों को किराए यहाँ पे लाकर अपने होटलों में ठहरा कर कह रहे थे कि हम उनकी बड़ी मदद कर रहे हैं, वो बड़े शुक्रगुजार हैं। और आज जब उनकी सेनेट में हमारी बेइज्जती की जा रही है तो आप हमें बता रहे हैं हम बड़े सोवरेन स्टेट हैं। ये क्या डिप्लोमेसी है कि हमने उनकी जी हजूरी कर करके उनको वहाँ से निकालने में मदद की, उनको सारा किया, जाकर वो हमें ऐसे जूतियाँ मारे जैसे हम उनके किराएदार हैं।
हमने 10 साल में उनके साथ बेवफाई के अलावा किया ही कुछ नहीं है। ये क्या स्टेट पॉलिसी हमें समझाई जा रही है कि फर्स्ट टाइम हम बिहेव कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जूतियां खा रहे हैं इस तरह। मैं तो ये कह सकता हूँ कि हमने काम 100 चित्तर भी खाए हैं, 100 गंडे भी खाए हैं, हमने उनका सारा काम भी किया है और अब वो हमें बेइज्जत भी कर रहे हैं। ये हमारी सोवरेन फॉरेन पॉलिसी है जो हमारे सामने है। बाकी जो दूसरे ब्लॉक की हमें नवीद सुनाई जा रही है कि इधर की जूतियों पर ज़्यादा तवज्जो ना दें, दूसरी तरफ से बड़ा प्यार मिलेगा। 20 महीने से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज प्रेसिडेंट की कोई बातचीत ही नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं है। इतना बड़ा अफगानिस्तान का सारा कुछ हुआ है, चाइना के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करने की जरूरत ही नहीं की। चलो जी, अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं करता, चाइनीज तो कर लेता। हम कह रहे हैं हमने बड़ा आज हमें कह रहे हैं हमने कोरोना की वजह से CPEC का बड़ा नुकसान कर दिया। भाई ये क्या बात हुई, आज हमें याद आ गया है। वो कह रहे हैं ताजिकिस्तान वालों ने सारे अमर साले वगैरह को पनाह दे दिया, आप कह रहे हैं हमारी सेंट्रल एशिया से सुलह होने जा रही है। वो तालिबान के सहारे एंटी तालिबान को वो पनाह दे रहे हैं, वो सारे वहाँ बैठे हैं। वो अशरफ गनी भी थ्रू ताजिकिस्तान भागा है। सब ने कहा कि ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट ने जब इमरान खान से मिले उन्होंने बड़ी रिजर्वेशन शो की, फिर खान साहब ने उन्हें समझाने की कोशिश की, जैसे CNN और दूसरे इंटरव्यूज़ में अमेरिकियों को समझाने की कोशिश की। ना ताजिकिस्तान के सदर को समझ आई, ना अमेरिकियों को समझ आई। मुझे नहीं समझ आ रही। अब फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, अब फॉरेन मिनिस्टर हमें कह रहे हैं हम अमेरिका से कम्युनिकेशन बढ़ा रहे हैं। भी पहले बंद क्यों की थी? किसने ये मशवरा दिया था कम्युनिकेशन बंद करने का जो आप बढ़ा रहे हैं? ठीक हो गया। जुनेरा, बहुत से वेस्टर्न थिंक टैंक्स हैं जिनका मानना ये था कि अमेरिका का जो टारगेट है वो अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान है, तो क्या ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है या फिर एब्सोल्युटली नॉट का रिजल्ट? एक तो अगर हम जज्बात के बगैर बात ना करें तो फिर हम पाकिस्तानी तो नहीं हो सकते ना। हमें तो हर चीज़ में बहुत सख्त जज्बा डालना होता है, चाहे वो जंग हो, चाहे वो डिबेट हो, कुछ भी हो। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं रैशनली चीज़ों को देखूं तो इस वक्त बाइडन की जो फॉलोइंग है और जो उनकी रेटिंग है, अप्रूवल रेटिंग है, इट इज़ डाउन बाय 43% एंड कैमला हैरिस 49%। और डिस्कशंस ये हो रही हैं कि क्या 2.5 years मिड टर्म के करीब जाके कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि बाइडन स्टेप डाउन करें बिकॉज ही हैज़ नॉट हैंडल्ड अफगानिस्तान डिबैकल जिस तरीके से होना चाहिए था, जिस तरीके से अमरीकी समझते हैं होना चाहिए था। और कैमला हैरिस भी अगर स्टेप इन करती हैं तो शी इज़ ऑल्सो अ शेडो ऑफ बाइडन। तो एक तरह का वहाँ थोड़ा सा पॉलिटिकल केओस है, बहुत ज़्यादा है। बल्कि अगर उनके कांग्रेस में देखें तो 50-50 की डिवीज़न है, 50 रिपब्लिकन्स हैं और 50 ही डेमोक्रेट्स हैं। अगर किसी बिल के ऊपर उनको मेजॉरिटी चाहिए तो अगर वो 50-50 पे बाउंड हो जाता है तो फिर कैमला हैरिस इज़ गोइंग टू बी 1% जो अपना वोट कास्ट करके उसको डिसाइसिव लेवल पे लेके जाएंगी। दूसरा, ये जो 57 पेजेस का बिल है, इट इज़ मोर ऑफ एन इंट्रोस्पेक्शन फॉर US इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, दे आर बैक टू स्क्वायर वन। वो कह रहे हैं कि इतनी जल्दी उन्होंने क्वेश्चंस रेज किए हैं। उन्होंने कहा इतनी जल्दी वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट कोलैप्स कैसे कर गई, ड्रग्स कार्टेलिंग वापस कैसे आ गई, ह्यूमन राइट्स इतनी जल्दी रिवर्स कैसे हो गए, इवैक्यूएशन अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई US की, अमेरिकन सिटीजन्स की। इस तरह उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए हैं। फिर उन्होंने पूछा है कि जो हक्कानी हैं वो आप टॉप पोजीशन पे ले आए हैं उनको अपनी गवर्नमेंट में। टाइम्स मैगजीन में टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ में भी हक्कानी का नाम है। तो उनको भी पूछ लें कि ये क्या हो रहा है, वेयर आर वी हेडिंग। तो साफ साफ कह रहे हैं कि रिकग्नाइज नहीं करेंगे हम उनको UN में। तो बेसिकली वो इंट्रोस्पेक्शन के साथ साथ एक अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है। वो वही है जो 9/11 में थी, जो कि इमोशंस पे और विम्स पे और सेंटिमेंट्स के ऊपर बेस कर रही है कि अमेरिकन पब्लिक को इतना नुकसान हुआ, इतने डॉलर्स का नुकसान हो गया, इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, ह्यूमन राइट्स, जर्नलिस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। अभी भी अमेरिकन वहां बैठे में उन्हें वापस कैसे लाएंगे, हु इज विद तालिबान, नॉन स्टेट एक्टर्स वहां कौन से हैं, ये सब कुछ इन्हें अब याद आ रहा है आफ्टर द डिफीट। रियली
तो आई डोंट नो, ये एक ऐसा बिल है जो बड़ा कंट्रोवर्शियल है इन माय ओपिनियन, बिकॉज इसमें वही बातें डिस्कस हो रही हैं जो पहले हो रही थी। अब बल्कि कह रहे हैं कि अलकायदा इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, जबकि जनरल पेट्रियस, जनरल मैकमिलन, जनरल मिली, जिन जनरल्स ने यहाँ पे जंगें लड़ी हैं, वो कहते हैं कि 6-7 साल से 60% का इलाका तालिबान के पास पहले ही था, और अगर आपकी मर्जी की शिकों पे साइन नहीं हो रहे थे तो आपने दोहा अकॉर्ड साइन क्यों किया था? सो इट इज़ अ मॉकरी ऑफ एक्चुअली द यूनाइटेड स्टेट्स सिस्टम इटसेल्फ। ये उनके अंदर बहस छिड़ गई है। पाकिस्तान का नाम तो हॉलीवुड का कोई मसला हो, किसी की शादी किसी से गलत हो गई हो, किसी की तलाक अमेरिका में किसी से गलत हो गई हो, आना ही होता है। आई एम सॉरी टू से दैट। तो इसलिए इसको डिफरेंट तरीके से देखें, इसको रैशनली देखें, बट आई मस्ट से कि हमारे लोगों को, हमारे गवर्नमेंट को ट्विटर्स पे, इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा चेस्ट थम्पिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ के एक तरफ कह रहे हैं वहाँ के अंदरूनी मामलात का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूसरी जानिब कह रहे हैं कि वहाँ की फ़ौजों को, तंजीम-ए-नौ के लिए हम हेल्प करने को तैयार हैं। सो थोड़ा सा सेंसिबली बिहेव करें, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज थोड़ी सी अर्न कर लें, सीख लें। अभी तक वैसे आ जानी चाहिए थी, लेकिन इस बिल को लेके एज सच मुझे कोई नई चीज़ नहीं नज़र आ रही। ठीक हो गया। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि फिर इस बिल को नॉर्मल लेना चाहिए। दिस इज व्हाट यू मीन? नहीं, दिस इज नॉट समथिंग न्यू टू मी, बिकॉज पाकिस्तान को इकोनॉमिकली ऑलरेडी उन्होंने स्ट्रैंगुलेट किया हुआ है, आइसोलेट भी किया हुआ है, तो व्हाट इज न्यू इन इट? ठीक है अमीर अब्बास, जो अमेरिका में माहौल बन रहा है, इस माहौल को देखते हुए पाकिस्तान को क्या करने की जरूरत है? क्या अफगानिस्तान से, तालिबान से फासला कर लेना चाहिए? मुझे तो वैसे बड़ी आज खुशफहमी में आपने मुब्तला कर दिया शाइस्ता, कि वो पाकिस्तान जो अपनी मईशत की वजह से अपनी टांगों पे लड़खड़ा रहा है पिछले 20 सालों से, जिसका कोई 120, 25, 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, तो 80,000 से ज्यादा लोग मर गए। जिस मुल्क में एक वक्त ऐसा था कि आप नमाज जुमा पढ़ते हुए मस्जिद में जाते हुए खौफजदा होते थे कि शायद आप वापस अखबार पे घर पहुंचेंगे। जिस मुल्क का फौजी, जिस मुल्क का पुलिस अफसर घर से बाहर नहीं निकल सकता था वर्दी पहनकर, जो मुल्क खुद इतने मसाइल का शिकार था, वो मुल्क इतना ताकतवर था। अमेरिका और उसके नेटो में कौन कौन शामिल है? बरतानिया, कनाडा, तुर्की, बेल्जियम, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, ये 20 से ज्यादा मुल्क। फिर जो आईएसएफ बनाया अमेरिका, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के तहत अफगानिस्तान में लड़ने के लिए, जिस आईएसएफ में दुनिया के सारे तुरम खान और फन्ने खान बैठे हुए थे, ये नेटो और आईएसएफ मिलकर अफगानिस्तान का चौधरी और ठेकेदार था। और पाकिस्तान जो रींग रहा था उस वक्त घुटनों के बल गिरकर, और अपनी तवानाइयों को जो है वो यकजा करने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह हम खड़े हो सके, वो पाकिस्तान इतना फन्ने खा बन गया कि वो ये 40-50 दुनिया के जो इतने तगड़े मुल्क थे, उनके प्रेजेंस के बावजूद उसने तालिबान को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। ये कोई इनकी अकल को बुद्धि में बात आने वाली है? अगर ये डेमोक्रेट्स लेकर आते बिल तो शायद समझ में आती कि चूंकि उनको अपनी खिफत मिटानी थी और उनके दौर में ये सारा डिबैकल हुआ, लेकिन ये तो रिपब्लिकन्स लेकर आए, वो रिपब्लिकन्स के जिसके अपने सदर ने इनके साथ डील की 2020 जनवरी या फरवरी में, और तालिबान को पॉलिटिकल एंटिटी तस्लीम किया तुम लोगों ने। तुमने तालिबान को पॉलिटिकल एंटिटी तस्लीम किया अफगानिस्तान के अंदर, तुमने उनको बिठाया वहां पे, तुमने कहा पाकिस्तान को छोड़ो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को, तुम्हारे कहने पर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को छोड़ा गया और दोहा कतर के अंदर जो तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस था उसका हेड बना के वहां बिठाया गया। तुमने मुज़ाकरात किए मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ। ये सारा कुछ तुम करते रहे और तुम्हारा ज़ल्मे खलील साहब भाग भाग के यहाँ पे दुम हिलाता पाकिस्तान आता था और बार बार आके जेल के ऊपर हाजिरी देता था और कहता था भाई बाप हम तस्दीक करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसले को हल करने के लिए। आज को भी 2021 में जब तुम्हारी ठुस हो गई वहां पे, जब तुम्हारा धोबी पटका लगाया वहां पे, आज को भी याद आया कि पाकिस्तान सब कुछ खराब कर रहा था। यानी कोई मजाक की भी कोई हद होती है। तुमने अपने आर्मी चीफ को और अपने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ को और अपने जनरल फ्रैंक मैकेंजी को बिठाया हुआ था, उनको तुम जूते मारते ना, उनसे पूछते कि तुमने जो 95 अरब डॉलर अमेरिका ने वहां पे खर्च कर दिए अफगान फौज को खड़ा करने के लिए, वो फौज क्या कर रही थी वहां पे? तुम पूछते कि हामिद करज़ई को बॉन्ड एग्रीमेंट का क्या तुमने लाके वहां पे बिठा दिया, तुमने उनका आइन वहां पे लाके मुसन्नत किया, तुमने वहां पे अशरफ गनी और अब्दुल्ला जैसे अपने पिट्ठू लाके बिठाए।
और जिम्मेदार पाकिस्तान हो गया। यानी अगर आप इल्जाम चाइना पे लगाए तो समझ में आती है कि चाइना इतना तगड़ा मुल्क है कि वो अमेरिका की जैसे मुंह जोर घोड़े के सामने खड़ा होकर तालिबान को सपोर्ट कर सकता है। आप रशिया पे इल्जाम लगाए, समझ में आती है बात। आप पाकिस्तान को कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका और 40 दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्कों के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं तो अब तालिबान को सपोर्ट करके दिया। ये क्या जोक है? यानी कितनी रिडिकुलस किस्म की बात की बनती है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को, हाँ ठीक है, एक वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, हमारे फॉरेन ऑफिस को, हमारी हुकूमत को इसके ऊपर कड़ी नजर रखनी चाहिए। लेकिन ये जो अमेरिका का जो ये रहा मैदान, ये रहा घोड़ा, जो इसमें तप्पड़ थी वो हमने देख ली। ठीक है, कड़ी नजर। मैं खुद अफगानिस्तान से होकर आया हूँ, जो इनको मार पड़ी है वहां पे, लिहाजा कोई पाकिस्तान को इसमें मेरा नहीं ख्याल को फिक्रमंद होने की जरूरत। ठीक है एनबीसी, हम देखते हैं कि सऊदी अरब का पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बड़ा अहम किरदार हमेशा से रहता है। अगर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो आपके ख्याल में वो कौन कौन से ममालिक हैं जो कि अपना किरदार अदा कर सकते हैं ताल्लुकात को बेहतर करने में? नहीं, मेरा ख्याल है सबको अपनी अपनी फिक्र पड़ी हुई है। अब इस वक्त मिडल ईस्ट में कोई ऐसा नहीं है जो अमेरिका पे इतना असर रखता हो जितना पहले था एक ज़माने में। वो उनसे हार्डवेयर ले रहे हैं, असला ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। मैं तो अपनी बात करना चाहता हूँ कि हमने अपने साथ क्या किया। आज प्राइम मिनिस्टर ने कबूल कर लिया ना कि हमने CPEC को स्लो कर दिया था। अब वो वजह कोई भी हो, कोरोना बता रहे हो, कुछ भी, ये बार बार लोग कह रहे थे कि आपने CPEC को स्लो क्यों किया है, इस पर काम कम क्यों हो गया। पता है कि क्या प्रेशर थे, पता है क्या दबाव थे लोगों के ऊपर, जो CPEC स्लो हुआ। और आज वो तमाम इल्ज़ाम सही साबित हो गए जो 6 महीने से लग रहे थे, 1 साल से लग रहे थे कि, और चाइनीज़ एम्बेसडर बार बार मिल रहा था, और बिल्कुल सही कहा कि एक साल हो गया, ग़ालिबन 20 महीने के करीब हो गया, बातचीत नहीं हो पाई है बड़ी उस पर। शाह मुसाब गए भी थे चाइना, मुझे पता नहीं कि उनका रिजल्ट क्या निकला, किस तरह वो उनकी वहाँ बातचीत हुई है। लेकिन चीन वो वाहिद मुल्क है जिसने आपका वो साथ दिया है वो ऐसे वक्त में जब आपके पास कुछ था नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट फराम की। और उसी को रोकने के लिए, अफगानिस्तान का रास्ता बंद करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। ये बिल वगैरह जो है ना, ये एमए नहीं हो गया, ये इस वजह से नहीं हो गया कि जो बाइडेन का जो रेटिंग है वो कम हो रही थी या कामला हैरिस की कम हो रही थी। कामला हैरिस की जो वाजपेयी उससे अडवाणी मोदी से मुलाकात हुई है, उसका आप टेक्स्ट उठा के पढ़ लेना कि कुमारी कामला हैरिस ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अड्डे हैं दहशतगर्दों के, वो ख़त्म होने चाहिए और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली डॉट कहना पड़ेगा। ठीक है जुनैरा, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? हाँ जी, अच्छा, इसी में गालिबन पेज 17 पे है अ रिवाइज्ड पॉलिसी फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया, और उसमें वो क्लियरली बात कर रहे हैं कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड रशियन फेडरेशन, इनका जो इंस्टॉलेशन का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो नेटवर्क है इन द साउथ एशियन कंट्रीज़ एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, हमें उसके मुकाबले पे यूएस की तरफ से कोई असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए उन कंट्रीज़ को जो चाइना से हेल्प ले रहे हैं या रशिया से हेल्प ले रहे हैं, ताकि हम उस ब्लॉक को ब्लॉक कर सकें और वो जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है उसको कम कर सकें। सो डोंट फॉरगेट इट कि जो एक फोकस है, नेक्स्ट फोकस है, वो सारा साउथ चाइना सी में है, साउथ एशिया में है, सेंट्रल एशिया में है। उसके लिए वो यूक्रेन को भी यूज करेंगे, वो सारे टेंटिकल्स अपने यूज करेंगे। बट स्टेबल अफगानिस्तान सिंपली मींस कि CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स कामयाब हो जाएं, तो वो स्टेबिलिटी नहीं रहने देंगे अफगानिस्तान में। दैट इज द मेन एम। ठीक है, ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में ये जो बिल है ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है? देखिए, आई डोंट काउंट। पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत ऑप्शन हैं। पाकिस्तान बहुत स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है। हमें इस वक्त न्यू ब्लॉक जो हमने बात की है, एक बात शायद याद रखें, अमेरिका अफगानिस्तान में पीस नहीं होने देगा। दे नो कि उसकी कॉस्ट क्या होगी। दे हैव लेफ्ट स्पॉयलर्स, दे विल कल्टिवेट स्पॉयलर्स, दे विल कीप ब्लेमिंग अफगान गवर्नमेंट, दे विल कीप ब्लेमिंग ब्लैकमेलिंग अफगान गवर्नमेंट। क्योंकि अगर अफगानिस्तान में पीस होता है तो मीन्स ये साउथ एशिया विल रियली गो फॉर बिग इकोनॉमिक जंप, और वो किसी हालत में ये नहीं करने देंगे। ये हमें क्लियर होना चाहिए। बाकी आप अपनी बिल्कुल इन अमेरिका से एंगेज रहें, बट अमेरिकन मस्ट नो कि दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू टेक द नॉनसेंस एंड ब्लैकमेलिंग।
बिल्कुल। मुजम्मिल साहब, क्या मुमकिन जायजा रिपोर्ट आ सकती है आपके ख्याल में 180 दिनों के बाद? पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आएगी और मैं ये समझता हूँ, और चूंकि उसमें हमारे डिप्लोमेसी के और जो प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यूज़ हैं उन्होंने बहुत, और जो पहले ही मुझे लगता है पहले से ही माइंड मेकअप था, और इसीलिए जो बाइडन ने इमरान खान के साथ एक जो डिस्टेंस जो है वो मेंटेन किया। और जो बात कर रहे थे आप मुस्लिम कंट्रीज़ की, तो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया होके गए हैं, वो पाकिस्तान नहीं आए। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि सऊदी अरब भी, और उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान के मामले में इंडिया के साथ चलेंगे, उन्होंने को पाकिस्तान के साथ आकर पाकिस्तान के साथ चलने का इरादा नहीं किया है। और चाइना हमसे कितना खुश है, चूँकि हम, अगर हमारा सारा नैरेटिव ये है कि अगर अमेरिका ने हमें डंप कर दिया तो हम चीन के साथ हैं, तो ये बात भी देखने वाली है कि चीन हमसे कितना खुश है। चीन के साथ हमने गुज़श्ता 3 साल में क्या सलूक किया है। जब हम अमेरिकन फैसिलिटेशन के लिए अमेरिकन ब्लॉक में गए तो हमने चीन को किस तरह डंप किया, सी पैक को किस तरह डंप किया, वहाँ किसको बिठाए रखा जिसने उसको किस तरह डंप किया, और उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट किस मुल्क के साथ थे, और वो मुल्क चीन के साथ क्या करना चाहता था। इन सब की पाकिस्तान में भी कोई जायजा रिपोर्ट बननी चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान में भी कोई जायजा रिपोर्ट बननी चाहिए, जायजा रिपोर्ट बननी चाहिए ताकि अकाउंट। देखिए, मैं ये कहूंगा कि ये जो कुछ हो रहा है वहां पे, उसमें अगर हम अपनी हुकूमत के ऊपर जूते बरसाना शुरू कर दें, आपकी डिप्लोमेसी वीक है और हमारी डिप्लोमेसी का इसमें क्या लेना देना। हम तारीफ क्या कर लेता है इमरान खान अगर आज पाकिस्तान में कोई पार्लियामेंटेरियन उठता है, कोई MNA या सेनेटर, और वो कोई करारदाद लेके आ जाता है असेंबली में या पार्लियामेंट के अंदर, तो अमेरिका क्या कर सकता है वहां पे भाई? उनके 20 या 22 सेनेटर्स उठे, उन्होंने करारदाद बनाई, बिल बनाया, उसको ड्राफ्ट किया, साइन किया, पेश कर दिया। पाकिस्तान रोक सकता था जाके? ये समझ मुझे नहीं आ रही है कि पाकिस्तान इसमें पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कहां से आ गई। हाँ, अगर अमेरिकन गवर्नमेंट कोई ऐसी बात करे, अगर अमेरिकन गवर्नमेंट पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम का दरवाजा खोल दे और वो कहना शुरू कर दे, तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो उनको शट अप कॉल दे और उनसे पूछे कि भाई आप तो सारे प्रोसेस में, ये जो ट्राइका प्लस था, जो एक्सटेंडेड प्लस था, उसमें कौन कौन शामिल था? उसमें पाकिस्तान, अमेरिका, चीन और रूस, 4 मुल्क थे। वहां तुम्हारी जुबान सिली हुई थी, छाले पड़े थे तुम्हारी जुबान में। तुमने वहां क्यों नहीं पाकिस्तान के सामने बैठ के कहा, चीन और रूस के सामने बैठ के तुमने क्यों नहीं कहा कि पाकिस्तान तुम सारी हमासत कर रहे हो अफगानिस्तान के अंदर? वहां तो तुम्हारी जुबान खामोश थी। तो इसलिए अफगान गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं की, अमेरिका की गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं की पाकिस्तान के खिलाफ। ना ये जो परसों सेशन हुआ सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी का, ना उसमें डिफेंस सेक्रेटरी मौजूद था, ना उसने कोई बात की पाकिस्तान के खिलाफ, लॉर्ड ऑस्टिन ने, ना जनरल बाक मिली ने कोई बात की पाकिस्तान के खिलाफ, ना जनरल मैकेंजी ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात की। अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। पाकिस्तान नाकाम हो गया। ठीक हो गया। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस तो फिर बात करेंगे तहरीक इंसाफ की मुश्किलात की। आगे क्या होने जा रहा है इस बारे में बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तहरीक इंसाफ हुकूमत एक बार फिर इख्तलाफात की जद में नजर आ रही है। सीनियर पार्टी रहनुमा और वजीर दिफा परवेज खटक की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा के 22 अरकान का नया ग्रुप सामने आ गया है। नए पार्लिमानी ग्रुप ने वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया, जिस पर वजीर आजम ने उन्हें चैम्बर में तलब किया और मुतालबात की हल्की यकीन दहानी करवाई। इजलास में अरकान ने शिकवा किया कि अगर यही सूरत हाल रही तो सबकी जमानतें जब्त होंगी। हमारा सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, अरकान के शिकवे, नया ग्रुप भी सामने आ गया है। क्या तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? ब्रिगेडियर, आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ मुश्किलात में घिर सकती है क्या? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि इतना ये मुश्किलात होंगी, इसलिए कि गवर्नमेंट की पार्टी के पास काफ़ी टूल होते हैं। जनरली उनके जो MNAs और MP नाराज हैं वो हैं डेवलपमेंट फंड्स की वजह से। इशू है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं किसी को नहीं दूंगा। अब अगर उनको आप डेवलपमेंट फंड नहीं देते हैं तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या जो वादे किए थे कि हम जी ये डेवलपमेंट काम करेंगे, ये वहाँ पानी के लाएंगे, नालियाँ बना देंगे, सो वर्क्स किए थे। नॉट रियलाइजिंग, गवर्नमेंट ये नहीं बता रही दुनिया लोगों को, जो लोग समझते हैं कि जी फंड रिश्वत के लिए दे रहे हैं, कि दीज फंड गो टू डिप्टी कमिश्नर्स और वहाँ पर स्कीम बनती हैं
उसके बाद वो जो काम होता है वो आपके करवाते हैं, लेकिन फंड एलोकेशन, अलॉटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो डिप्टी कमिश्नर और वो पार्टी करती है। ये ज़रूरी इसलिए होते हैं कि जब तक वहाँ पर लोग अपने लोगों के लिए काम नहीं करेंगे तो उनको कैसे वोट मिलेगा। दीज आर द कंसर्न विच दिस पार्टी मेंबर द शोइंग, और इवन खट्टक साहब उनकी पार्टी में, बट अल्टीमेटली ये ग्रुप्स आर गोइंग टू रिमेन यूनाइटेड। उनको पता है कि कलेक्टिव होंगे तो अगले इलेक्शन में कुछ चांस बनेगा। नंबर 2, PMLN में इसी तरह डिवाइड अगर आप देखें तो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। आई थिंक शहबाज ग्रुप इज वन साइड, एस्ट की जो शीम की बात करते हैं, फिर उसके बाद एक नवाज ग्रुप है, फिर इवन तो हम मरियम का भी ग्रुप बनने की बातें सुन रहे हैं, जो पार्टी लीडरशिप की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए कि वो किसकी तरफ देखें, जो कारकुन हैं और जूनियर लीडर जो हैं जो हैं पॉलिटिशियन, वो किसकी तरफ देखें, मरियम की तरफ देखें, शहबाज की तरफ देखें या नवाज की शरीफ की तरफ देखें। तो आई थिंक ये इनका और बड़ा क्लियर अब तो नजर आ, जिस तरीके स्टेटमेंट के खिलाफ दिए हैं कि मैं इस गुनाह में शरीक नहीं थी, उसके बाद हमदर्द शहबाज ने क्लियर कर दिया, तो इससे अंदाजा होता है कि यहाँ ज्यादा डिवाइड होगी बजाय कि पीटीआई को पता है कि हम इकट्ठे रहेंगे तो वी हैव अ चांस, अदरवाइज वी आर गोइंग टू लूज द फोर्थकमिंग इलेक्शन। ठीक है अमीर अब्बास साहब, अगर हम बात करें परवेज खटक साहब की, जिनकी क़यादत में 22 अरकान हैं, इनका एक नया ग्रुप सामने आया है, परवेज खटक की सियासत के बारे में अगर हम बात करें तो आपके ख्याल में कैसी सियासत करते नजर आते हैं? देखिए, परवेज खटक साहब जो है उनका खानदान बड़ा मजबूत खानदान रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, और इनके खानदान के बारे में ये कहा जाता है कि खटक खानदान खैबर पख्तूनख्वा का शरीफ खानदान, यानी जिस तरह उनकी 30 सालों पर फैली हुई सियासत है और फैमिली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है पंजाब के अंदर, इसी तरह से खटक खानदान जो परवेज खटक साहब का खानदान है उसकी नौशहरा और बाकी इलाकों में 30 साल पर फैली हुई सियासत है। और इनके खानदान के कई लोग इस वक्त भी हैं इक़्तिदार का और असम्बलियों का हिस्सा, और माजी में भी 1 से ज़ायद लोग इक़्तिदार और असम्बलियों का हिस्सा रहे हैं, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या सेनेट और नेशनल असेंबली हो। तो ये एक टिपिकल किस्म के सियासतदान है परवेज खटक साहब, और ये इनके अंदर ये एक्यूमेंट नहीं है कि ये नेशनल लेवल पर कोई डेट डाल सके इमरान खान साहब, ये ज़हन में रहना चाहिए। ये खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जरूर सियासी चालबाजियां कर सकते हैं, शतरंज बिसात बिछा के और इधर के बोरा उधर कर दे, उधर के इधर कर दे, लेकिन ये पंजाब में या इस्लामाबाद में या बलूचिस्तान में जाकर अगर ये कोई डेट डालने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो तहरीक इंसाफ है उसका मसला ये है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, मोहम्मदी ने कुंबा जोड़ा। इस पार्टी के अपने जो इंडिजिनस लोग हैं, नजदियाती लोग हैं इस वक्त इक़्तिदार के अंदर या असम्बलियों में, वो तो शायद 3/4 होंगे, सॉरी 1/4, बाकी जो 3/4 हैं वो तो वो लोग हैं जो इलेक्टेबल्स थे, जो कोई पीपल्स पार्टी में था, कोई नून में था, कोई काफ में था, कोई अलिफ बे जीम दाल जितनी जमातें थी उनसे लोग इकट्ठे होकर इमरान खान साहब के पास आ गए, कुछ लाए गए, कुछ खुद आ गए, और इक़्तिदार के हरीस लोग थे, इक़्तिदार के रसिया थे, लालची थे, खुदगर्ज लोग थे, कोई दीन ईमान नहीं था, आ गए। अब उनको मुमकिन है, बैद नहीं है कि अगर 2023 में उनको अगर किसी और छत के नीचे इक़्तिदार नजर आ रहा होगा वो इमरान खान साहब को छोड़ के वहां चले जाएंगे, तो परवेज खटक को उनके ऊपर कोई मेहनत करने की कोई खास जरूरत नहीं होगी। तो तहरीक इंसाफ इंटैक्ट रह सकती है अपनी कारकर्दगी से, इसमें पोटेंशियल है, इसकी अभी भी सपोर्ट बेस मौजूद है अवाम के अंदर। लोग इनकी तमाम तर नालायकियों नाकामियों के बावजूद इनको शक का फायदा दे रहे हैं और देना चाहते हैं, लोग इनको शक का फायदा दे रहे हैं। ठीक है एनबीसी, आपके ख्याल में किस तरह की ग्रुप बंदी हो रही है, मफादात मनवाने की, प्रेशर ग्रुप, या फिर वाकई सियासी इख्तलाफात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? देखिए, तहरीक इंसाफ एक आइडियल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर सामने आई थी, साफ सुथरी शफाफ चली, क्या पता नहीं क्या नारा था वो, तहरीक इंसाफ चली, इस तरह का शफाफ चली। अब ना साफ है ना शफाफ है, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो चुकी है, तहरीक इंसाफ की स्पिरिट खत्म हो चुकी है। बिल्कुल सही कहा आमिर अब्बास ने कि जो मौसमी परिंदे आते हैं साइबेरिया से किंजर लेक पर और पंजाब के दरियाओं पर, वो आए हुए हैं तहरीक इंसाफ में, उन्होंने हुकूमत बनाई हुई है। ऐसी सूरत हाल में ये कहना कि यूनाइट रहेगी बिल्कुल विशफुल थिंकिंग है, कतई नहीं रहेगी। कल भी कहा गया, बोले कल तो कराची के बंदों ने भी वहाँ कहा कि हमसे कहा जा रहा है कि अगली बारी आपको टिकट नहीं मिलेगा, तो हमें अभी बता दें ताकि हम अपना इंतजाम कर लें। सूरत हाल ये, और ये उस शख्स ने कहा है कि जो तहरीक इंसाफ का बानी रुकन है,
बानी रुकन है। तो जब उनके साथ ये सूरत हाल है तो अब ये तहरीक इंसाफ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरह एक पॉलिटिकल पार्टी हो गई है जहां मुफाद परस्तों का टोला बैठा हुआ है, इक़्तिदार में है, हुकूमत के मज़े ले रहा है, और जब मज़े लेना ख़त्म हो जाएंगे या कोई बात खुलने का इशारा आ जाएगा बकौल परवीन शाकिर, तो ये जहाज से कूद जाएंगे, ये उतर जाएंगे, ये रैट्स हैं, ये सुराख देखते ही कश्ती में कूद जाएंगे नीचे और फिर खान साहब पनाह रहेंगे। लेकिन जहाँ तक जनूबी एशिया की सियासत का ताल्लुक है, बिल्कुल वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये रुझान है कि वो अपनी लीडरशिप को ब्लैकमेल करते हैं। इमरान खान साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो दवाओं का स्कैंडल हो, गंदम का स्कैंडल हो, चीनी का स्कैंडल हो, या पेट्रोल प्राइसेस का हो, या गैस की LNG का हो, सब जगह गलतियाँ हुई हैं, भयानक गलतियाँ, और उसका खमियाजा आने वाले वक्त में भुगतेंगे हम। अभी जो वक्त आ रहा है, अभी जो है वो तो है, जो आ रहा है वो और ख़तरनाक वक्त आ रहा है हमारे लिए। अच्छा, अब सूरत क्या बन रही है कि मुस्लिम लीग नून में भी इख्तलाफात हैं, पीपल्स पार्टी में भी इख्तलाफात हैं। परवेज़ खटक का बिल्कुल सही कहा अमीर ने कि उनका ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा ही तो बेस कैंप है ना तहरीक इंसाफ का। अगर वो डैमेज होता है तो इमरान खान डैमेज होते हैं, तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, इमरान खान डैमेज होते हैं। और बहुत से लोग जो ब्रीफ केस लेकर अमेरिका से यहाँ आए थे वो आपको अगली फ्लाइट से वापस जाते हुए नजर आ जाएंगे, अगर अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई मामला हुआ। और ये वो लोग हैं जो जेल की मुशक्कत बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक हो गया। जुनैरा, जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें आपके ख्याल में क्या पोजीशन होगी तहरीक इंसाफ की अगर इसी तरह से इख्तलाफात सामने आते रहे तो? इलेक्शंस तो बहुत दूर की बात है। मेरे ख्याल है कि जो कुछ कैंट के इलेक्शंस में हुआ है, उससे पहले जो ज़िमनी इंतखाबात में हुआ है, और अब अगर PTI करवाती है बल्दियाती इंतखाबात तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होकर सामने आ जाएंगी। बट माय हंचेस कि ये बल्दियाती इलेक्शंस नहीं कराएंगे बिकॉज इनको पता है कि उसमें क्या हालात होंगे। द थिंग इज़ कि अभी एक क्राइसिस ओवर नहीं होता, अभी बलूचिस्तान का मसला हल नहीं हुआ कम्प्लीटली, सिर्फ टला है। तो इधर खटक साहब का मसला शुरू हो गया है और बेस कैंप कह रहे हैं NBCs को, अगर वहाँ भी प्रॉब्लम है और 22 मेंबर्स अंडर द हेड ऑफ परवेज़ खटक, ये कोई छोटी बात नहीं है। परवेज़ खटक इज़ शहबाज शरीफ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। और उसके अलावा भी मैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस में लोग बात करते हैं, की पोजीशंस पे बैठे हुए लोग जो बहुत अच्छी पोजीशंस में हैं पंजाब में, वो इतने तंग हैं इनके तर्ज़ हुकूमत से कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और ये जो ऑब्सेशन है ऑफ एन आइडिया कि जो आपको आइडिया आ गया है वो सबसे अच्छा है, वही इनको परेशानी में मुब्तला करता है। इमरान खान साहब को लगता था ऑस्ट्रेलियन मॉडल क्रिकेट में ठीक रहेगा, उन्होंने डिपार्टमेंट्स की सारी क्रिकेट ख़त्म कर दी, लोगों को घर भेज दिया, देख लें क्रिकेट का क्या हाल हो रहा है। इसी तरह उनको लगता है कि ये जो हम तरक्याती पैकेजेस देते हैं, ये जो MPs को मिलते हैं, ये शायद करप्शन के लिए, ये उनको हम रिश्वत दे रहे होते हैं। भाई वो रिश्वत नहीं होती, उन्होंने अपने इलाके में लोगों को चीज़ें बना के देनी है, नेक्स्ट कैंडिडेसी के लिए अपनी जगह मजबूत करनी है। दिस इज़ हाउ द पॉलिटिक्स इज़। वो पॉलिटिक्स को समझे बगैर हर चीज़ को अगर करप्शन के लेंस से देखेंगे और अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझेंगे तो वही होगा जो हो रहा है। इसलिए इस वक्त PTI में बहुत फॉल्ट लाइन्स हैं, बहुत से प्रोमिनेंट लोग हैं इंक्लूडिंग अलीम खान, क्योंकि उनके बारे में मुझे कोई शक नहीं है कि उन्होंने मुझे मना किया था या किसी ने मना किया था नाम ना ले, इस्तीफ़ा लेके बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये मेरे ख्याल है दिस इज़ अलार्मिंग। अगर ये वक्ती तौर पे मैनेज हो भी जाता है, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस में। और इमरान खान को अभी भी टाइम है, 2 इयर्स रह गए हैं, मेरा ख्याल है बैठ के अपनी सोच पे थोड़ी सी नजरसानी करनी चाहिए। सोच पे नजरसानी करनी चाहिए। मुजम्मिल साहब, तहरीक इंसाफ के अपने ही अराकीन तहरीक इंसाफ से नाला हैं, गैर मुतमईन हैं, क्यों? पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है ये इमरान खान इसको कुछ ज़्यादा तवज्जो और इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं देते क्योंकि इमरान खान को पता है कि ये लोग तहरीक इंसाफ में तो नहीं आए थे, ये तो किंग्स पार्टी में आए थे और किंग की आशीर्वाद से आए थे। और जब तक किंग का आशीर्वाद है इन्होंने कहीं नहीं जाना। इनके साथ जो मर्जी सलूक करें, जूतियाँ मारें, आंखें दिखाएं, गालियाँ दें, इन्होंने तो किंग के इशारे पे सियासत करनी है।
और किंग का इशारा जब तक इमरान खान के ऊपर है, ये लोग कहीं नहीं जा सकते। ये कोई इमरान खान की 22 साल जद्दोजहद के नतीजे में इमरान खान के ऊपर ईमान लेके आए थे और इमरान खान की सियासत में शामिल हुए थे, नहीं। 22 साल जद्दोजहद के नतीजे में तो काउंसलर नहीं साथ शामिल होने को तैयार था। वो तो किंग के आशीर्वाद के बाद सारे इलेक्टेबल्स आए और एक पार्टी ने शक्ल बनाई। अलीम खान भी आ गया, जहांगीर तरीन भी आ गया, परवेज़ खटक भी आ गया, और सारे जो इलेक्टेबल्स हैं उन्होंने एकदम आ गए, क्योंकि किंग का आशीर्वाद आ गया था। और जब किंग का आशीर्वाद आ जाए तो हमने मलेशिया में देखा है, महातीर मोहम्मद घर चला जाता है। इसमें ऐसी कौन सी बात है? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इमरान खान इसको कुछ ज़्यादा अपने लिए ख़तरे की बात नहीं समझते हैं। हर बजट पे होता है कि वोट पूरे नहीं हैं, लोग नाराज़ हैं, फिर किंग के इशारे पे वोट पूरे हो जाते हैं। फैटर पे था कैसे होगा, किंग के इशारे पे हो गया। जब भी कानून साजी होती है, आप देखें एक किंग यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट पर उन्होंने कहा नहीं, फिर अगले दिन उन्होंने वोट पूरे करा के एतमाद का वोट दिला दिया। इसलिए इमरान खान को पता है कि कहाँ से उनको पूरा करना है। वो इन सब को मनाने के लिए इनसे बात नहीं करेंगे, किंग से बात करेंगे। किंग को कहेंगे कि भाई किंग, आपने ये लोग दिए थे, आपके लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं, अपने लोगों को समझाएं, तमीज़ से रहें। ये इस शर्त पे तो नहीं आए थे कि मेरे साथ बदतमीजी करेंगे। किंग फिर समझाएंगे। और ये भी हो सकता है कि इमरान खान इस वक्त जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को बुलडोज करना चाहते हैं जॉइंट सेशन से, शायद उस पर किंग का आशीर्वाद ना हो और किंग की ख्वाहिश हो कि नहीं, आपको कंसेंसस से चलना चाहिए। कुछ हमने कराची में तकरीर देखी भी कंसेंसस, जुनैरा आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं, तो उसका ठीक है, जरूर कर लें। मेरी बात मुकम्मल हो जाए तो मुकम्मल रिस्पॉन्ड कर लें, उन्हीं का प्लेटफॉर्म है। तो बात यह कि मैं ये समझता हूँ कि ठीक है ना, तो बात यह है कि कराची में इसीलिए वो थोड़ा सा पीपल्स पार्टी को मस्का भी लगा रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद चेयरमैन नैब पे बिलावल भुट्टो का ट्वीट आ गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं किंग के साथ बात करने की जरूरत है, कोई इनसे बात करने की इतनी जरूरत नहीं है। चले जी जुनैरा। अच्छा मुज़म्मिल साहब, थैंक यू फॉर टेलिंग मी, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, वेरी नाइस ऑफ यू। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि आप किंग की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी याद रखें कि ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मेन could not put Humpty Dumpty together again। एक हद तक ही किंग की हेल्प भी आपको हेल्प करती है और अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ता है। आप सिफारिश से भी आए हो तो परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, तो इसलिए किंग के इशारे की भी एक हद होती है। इमरान खान को सोचना पड़ेगा पॉलिटिशियन की तरह। ठीक हो गया, वो हद गुजर गई। आप देखें कितनी किंग्स पार्टियां बनी हैं और कितनी किंग्स पार्टियां टूटी हैं। हर बार एक नए नाम से किंग्स पार्टी नहीं बनती है और वही लोग होते हैं। आजकल हम देखते नहीं कि लोगों ने गुज़िश्ता 3 इंतखाबात तीन पार्टियों से लड़े हैं, वही किंग्स के लोग हैं ना जो हर बार इक़्तिदार में आने वाली पार्टी में आ जाते हैं। उन्हें पहले कैसे पता लग जाता है कि इस बार इक़्तिदार में किसने आना है? तो इसलिए किंग बताता है तो उन्हें पता लगता है ना। ठीक है, सेगमेंट को वाइंड अप करते हैं नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे सबकी दुखती हुई रग की, यानी महंगाई की। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सबकी एक ही दुहाई, हाय महंगाई। हमारा सवाल यह है कि मुल्क में महंगाई की लहर आर्जी है, जल्द कमी होगी, ये कहा है वजीर आजम ने। क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत 2 सालों में महंगाई में कमी ला सकेगी? मुजम्मिल, आज भी वजीर आजम साहब ने कहा है कि घबराना नहीं है, लेकिन कीमतें जिस तरह से आसमान से बातें कर रही हैं तो मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा घबराना लें अब। नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। मेरे ख्याल में महंगाई और होगी और इस गवर्नमेंट के पास महंगाई को कम करने का कोई रोड मैप मौजूद नहीं है। देखें किसी कोई फिनंशियल पॉलिसी, कोई फिनंशियल रोड मैप के नतीजे में ही कम होगी। डॉलर को नीचे लाने का कोई रोड मैप मौजूद है तो समझा दें। अगर हमने IMF के पास जाना है तो लोग कह रहे हैं 180 पे जाएगा, आज 173 पे है डॉलर। अगर 180 पे जाएगा तो फिर कहाँ पहुँचेगा? आज पेट्रोल फिर बढ़ाने की बात हो रही है, पता नहीं प्राइम मिनिस्टर क्या फ़ैसला करते हैं। नहीं भी बढ़ाते, यहीं बरकरार रखते हैं, ये भी बहुत ऊंची सतह है जहाँ पर हैं, और अगर कुछ बढ़ाते हैं तो और महंगाई है। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल महंगाई कोई ये गवर्नमेंट किसी भी सतह पर इस महंगाई को काउंटर कर सकती है। फिर गवर्नमेंट को एक बात समझ है कि महंगाई अगर वो कंट्रोल भी करेंगे तो उनका कंपैरिजन तो 2018 से होना है।
2021 से तो होना नहीं है, और 18 की सतह पर वो कहीं कभी भी कीमतें नहीं ला सकते। आपके ख्याल में और उनका जो कंपेटिटर है कि महंगाई कम कर सके? जुनैरा, वजीर आजम सुबह तसल्ली देते हैं, शाम को फिर कोई नई चीज महंगी हो जाती है। हुकूमत की हिकमत अमली है क्या आखिर? हिकमत अमली है ही कोई नहीं। जो उन्होंने तय किया है IMF के साथ वो सब ये करेंगे। फ्री फ्लोट किया हुआ है डॉलर को, आपको पता है पिछले दिनों कैसे 2 दिन तक उसने फ्री फ्लोट किया और कोई इंटरवेंशन नहीं हुई स्टेट बैंक की तरफ से। मैं तो बार बार मेंशन करती रही हूँ कि स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं रज़ा बाकर, आप उनकी हिस्ट्री देख लें, जहाँ गए हैं उस मुल्क की, इजिप्ट की इकॉनमी का क्या हाल करके आए हैं, यहाँ बैठे हुए कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और उनका ऑरा इतना ज़्यादा है कि उनसे अगर मीटिंग करने का कोई पाकिस्तान के किसी अच्छे ओहदेदारान में से कोई कहे तो वो कहते हैं उनके पास टाइम नहीं है। तो जब आपके पास इस तरह के लोग मौजूद हों जिनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है, ये भी उन्हीं लोगों में शामिल होंगे जो गवर्नमेंट ख़त्म होगी ब्रीफकेस लेंगे चले जाएंगे। तो फिर पता नहीं हु आर द एडवाइजर्स टू प्राइम मिनिस्टर। और जो उन्होंने स्टेट रन करनी थी, वेलफेयर स्टेट, मदनी रियासत के नाम पे, वो कहाँ गई? उसकी उन्हें फ़िक्र क्यों नहीं है? लोगों के लिए सिर्फ पनाहगाहें बनाना उनके ख्याल में काफ़ी है। तो मेरे ख्याल है बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। साउथ, दे आर हेडिंग साउथ, और इसको अगर ये कंट्रोल कर लें तो मेरे ख्याल है किसी ना किसी तरह इलेक्शन शायद जीत लें ये लोग। ठीक है, कतई कलामी की माफी चाहूंगी, हमारे पास वक्त की कमी है। NBC, क्या कोई प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म नजर आता है आपको या नहीं? क्विकली कमेंट कीजिए, ब्रिगेडियर साहब के पास भी जाना है। हरगिज नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब भी प्राइम मिनिस्टर को मीटिंग बुलाएं महंगाई कम करने के लिए, या ये बयान दें कि महंगाई कम हो जाएगी, तो डरे उस वक्त से जब महंगाई में और इजाफा हो। और महंगाई में इजाफा होने वाला है। एडवांस इनकम टैक्स बिजली के बिलों पे लेंगे आप, वो हम तक वो शिफ्ट होगा। LNG की प्राइस हम तक शिफ्ट होगी। अब देखिएगा भी क्या होने वाला है आपके साथ। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे? देखें, सबसे बड़ा थ्रेट PTA को वो महंगाई है और वो कंट्रोल नहीं कर सके हैं। अगर वो जिस तरह प्लान किया था, करप्शन को भी कंट्रोल नहीं कर सके, नैप केसेस, बड़े पॉलिटिशियन से पैसा वापस नहीं ले सके, और 2000 से 3000 बिलियन रुपीस की जो करप्शन थी FBR में और सेल टैक्स में, इनकम टैक्स में, कस्टम में, वो नहीं कंट्रोल कर सके। अगर ये कर लें स्टिल, तो इससे बहुत हालात बेहतर हो सकते। ठीक है, अमीर अब्बास साहब क्विकली कमेंट कीजिएगा प्लीज। देखिए, हमें तो हर साल जो PTA का यौम तासीस है, उस यौम तासीस पे अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब के ये हमें उनकी जुबान से गाना सुनवा देते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। अब वो 3 साल से तो हम गाने पे टरकाया जा रहे हैं वो अच्छे दिन की, हमें तो समझ नहीं आ रही वो कब आएंगे। और देखिए, महंगाई होना एक और इशू है। सबसे बड़ा जो इशू है इमरान खान साहब की हुकूमत का, वो महंगाई को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म तैयार न करना है। ठीक, हमें जिस चीज के ऊपर मैं जाती तौर पे जिस चीज के ऊपर इनसे नाला हो सकता हूँ, वो ये है कि आप तो कहते थे कि हम सिस्टम डेवलप करेंगे हर चीज, यानी सिस्टम डेवलप नहीं कर सकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो महंगाई है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।